अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीब आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। और आज जुम्मे का दिन आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरेगा। हम भी जुम्मे के मुनासबत से आज अपने प्रोग्राम में बहुत सारी बातें भी करेंगे और कुछ इस्लामी तालीमात के हवाले से भी कुछ पहलू हैं उनको उजागर करने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ती हूँ और सबसे पहले जो आज हमने बात करनी है वो ये करनी है क्योंकि हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस में से हम लोग गुज़र रहे हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस में हर कोई यही चाह रहा है अगर एक नौकरी कर रहा है तो एक के साथ कोई दूसरी पार्ट टाइम जॉब ज़रूर कर लें या घर में हमें कोई ऐसी जॉब मिल जाए ऑनलाइन कि हम वो करके अच्छे तरीके से पैसे कमा सकें। और बहुत से लोग यूट्यूब या फिर आप समझ लें कि फ़ेसबुक पर वीडियो कंटेंट बनाते हैं कि वो इसके ज़रिए पैसा या फिर शोहरत और अपने लिए एक मकसद हासिल कर लें, मगर वो जितने जुनून से इसका आगाज़ करते हैं ना उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। फ़ौरन कामयाबी ना मिलने की वजह से वो ज़्यादा देर तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं और 70 या 80% ऐसे लोग हैं जो कुछ दिनों बाद ही मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। तो नो डाउट ये एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, मगर बग़ैर मेहनत के, बग़ैर लगन के आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको अपनी मेहनत जारी रखनी पड़ती है और मेहनत के साथ साथ आपको और भी बहुत सी ऐसी ट्रिक्स चाहिए हैं जिन्हें अमूमन लोग ज़रूरी नहीं समझते और इसीलिए लोगों का हाई क्वालिटी कंटेंट भी वायरल नहीं होता है। और जो लोग सिर्फ ट्रिक्स पर काम करते हैं उनका बहुत ही कह लें कि फ़जूल सा या फिर बहुत ही एवरेज सा जो कंटेंट होता है वो भी रातों रात वायरल हो जाता है। वैसे तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर लगातार आप वीडियोस बनाते रहते हैं, गैप्स नहीं लेंगे, तो पिक्सल्स की क्वालिटी भी अगर आपकी अच्छी होगी, एडिटिंग करके आप लोग अपने वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। मगर इसके अलावा भी कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको कामयाबी ज़रा जल्दी दिलवा सकती है। तो आज हमने अपने इस शो में इसके मुतालिक बात करनी है कि आप वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपना के कंटेंट अच्छा कर सकते हैं और यूट्यूब से ऑनलाइन अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि आप जो मौजूदा ट्रेंड्स को देखें कि वो किस बात को फॉलो कर रहे हैं, कौन सी बात है, ये कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हर बंदे की ज़ुबान पर है, हर बंदा उसी के बारे में बात कर रहा है, हर बंदा उसी के बारे में जानने की कोशिश करता है और इसी पर एक मयारी कंटेंट बनाते जाएं। और लोगों को कॉपी करना शुरू नहीं करना, ख़ुद भी कुछ नया लेकर आना है, कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है, कुछ नया रिसर्च करने की कोशिश करनी है ताकि दूसरे लोग भी आपके लिए कमेंट्स करें। लोग चाहे, मैं ये कहूँगी कि लोग चाहे इख्तलाफ आपसे करें या फिर आपसे अग्री करें, इससे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि लोग आपको राय ज़रूर दें। आपके कंटेंट के नीचे आपको कमेंट्स ज़रूर आने चाहिए, आपको राय ज़रूर मिलनी चाहिए कि आपको थोड़ा सा इस तरह चला जाना चाहिए था, आपको थोड़ी सी इस तरह कंटेंट बनाना चाहिए था। ऐसी सूरत में आपका चैनल जो है ना वो जल्दी ग्रो करता है। आप जो भी वीडियो बनाएं इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अलावा कोशिश करें कि जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो बहुत ही एक अहम रोल प्ले करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया जा रहा होता है की वर्ड के थ्रू, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एल्गोरिदम जो है ना वो डिज़ाइन ही इस तरह किया जाता है कि लोग वाकई से ज़्यादा कीवर्ड्स की वजह से उस वीडियोस को देखते हैं। आप भी देखते होंगे कि एक वीडियो आती है उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े करके कीवर्ड्स लिखे हुए होते हैं और उसकी वजह से जो है लोग अट्रैक्ट होते हैं। जब वो कीवर्ड्स पढ़ते हैं तो लोग फिर पूरी वीडियो भी ज़रूर देखते हैं। तो आप किसी भी चीज़ का चैनल बनाएं, चाहे वो क्राफ्टिंग हो सकता है, वो म्यूज़िक से रिलेटेड हो सकता है, वो गेमिंग, स्पोर्ट्स, रेसिपी, लाइफस्टाइल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस ट्रेंड में तड़का नहीं होगा तो आपका सब कंटेंट बेकार हो जाएगा। तो तड़का जो है ना वो जो कीवर्ड्स होते हैं ना उसी से लगता है। तो खेलों में मेरे ख्याल से जो दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं ना उनके लिए आसान हल ये है कि वो
गेमिंग में या फिर स्पोर्ट्स का चैनल बना सकते हैं और उसे ग्रो करना आसान है, क्योंकि गेम्स और स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जिसमें हर बंदे का इंटरेस्ट ज़रूर मौजूद होता है, इसलिए उनके चैनल जल्दी ग्रो भी करते हैं और उनसे कमाई भी जल्दी शुरू हो जाती है, आपकी इनकम जल्दी जनरेट हो जाती है। और एट द एंड अहम बात यह है कि आप कि कीवर्ड्स और जो ट्रेंड हैं उसकी साइकी को समझ लें। आपकी वीडियोस चंद हफ्तों में ज़रूर वायरल हो जाएगी, क्योंकि आजकल है ये सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ये जिद्दत आती जा रही है और इस जिद्दत के साथ आपने पैसा कैसे कमाना है ये भी आपको पता होना चाहिए। वो जो रवायती तरीके थे वो बहुत पीछे रह चुके हैं और अब आगे बढ़ने की कोशिश हमें करनी चाहिए। अब नई जिद्दत को, नई टेक्नोलॉजी को सीख कर उससे पैसा कमाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और ये इरा, मैं तो कहूँगी ये दौर इतना आसान भी है और उसी के साथ साथ मुश्किल भी। अगर आप टेक्नोलॉजी को नहीं सीखेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा, और अगर आप उसको सीख कर यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे तो आप उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। रातों रात आप कह लें कि आप वायरल भी हो सकते हैं अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आप उसके हवाले से अगर उसकी एल्गोरिदम को जान लेते हैं, उसकी साइकी को जान लेते हैं कि वीडियोस कैसे बनानी है, उसके तमाम तर ट्रिक्स किस तरह होने चाहिए, तो उसको अगर आप अच्छे तरीके से रिसर्च कर लेते हैं, उसके ऊपर होमवर्क कर लेते हैं ना, तो समझें कि आप भी आजकल जो इतने हमारे व्लॉगर्स हैं इतना पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब चैनल से ही करोड़ों रुपए कमा रहे हैं एक महीने में। अगर आप उनकी जाके इनकम देखें ना, क्योंकि वो उनके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा है, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन, तो उनसे जो व्यूज़ आते हैं और उनको अगर हम लोग डेटा उनका निकाला जाए या मैथमेटिक्स की जाए तो उससे ये पता चलता है, जो हमारे तक खबर आती है कि एक महीने में करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं सिर्फ यूट्यूब चैनल से। जितने भी बड़े व्लॉगर्स हम सिर्फ देखते हैं और हम ही उन्हें देख के पैसे कमा दे रहे होते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। तो अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जनाब, और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए और कुछ नया करने की कोशिश किया करें रोज़ाना की बुनियाद पर। हम भी आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं फिटनेस के हवाले से और रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको बताते हैं और बल्कि इस सेगमेंट में दिखाते भी हैं कि आपने किस तरह एक्सरसाइज करनी है या किस तरह योगा करना है। तो आज हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट ज़ुहैब बुखारी मौजूद हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो आज फिट रहने के हवाले से कौन कौन सी टेक्निक्स और कौन कौन सी एक्सरसाइज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। जी ज़ुहैब बताइए। गाइस, दिस इज़ बुखारी, आई एम अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और मेरे साथ हैं आज मरियम आशिक जो मुझे असिस्ट करेंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोअर बैक पेन, जो कि हर दूसरे बंदे को है पाकिस्तान में। लोअर बैक पेन, चाहे वो हाउस वाइफ हो या जिम में करता हुआ कोई लड़का या लड़की किसी भी एज का, हर दूसरे बंदे को लोअर बैक पेन है और उसका सामना उसको करना पड़ रहा है। और बहुत से लोग इसी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, उनको वजह पता नहीं चल रही। तो आज की जो वीडियो हम इससे बताएंगे लोअर बैक पेन की कॉजेज़ क्यों हो रही है और इसको हम कैसे रीहैब कर सकते हैं और आप दोबारा से एक्टिव लाइफ कैसे गुजार सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले जो मोस्टली लेडीज़ को जो हमारे घर में उनको लोअर बैक पेन होता है, वो उसकी वजह क्या है कि यार पोस्चर ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करे, पोस्चर ठीक नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है पोस्चर, अगर आपके बैक स्ट्रेट नहीं है, पोस्चर अपराइट नहीं है, तो आपको लोअर बैक पेन होगी। क्योंकि जब भी आपके बॉडी का बैलेंस आउट होगा तो सबसे पहले आपका लोअर रीजन, अब्डोमिनल रीजन पे इसको स्ट्रेस आएगा और अल्टीमेटली आप अपने लोअर बैक में पेन करवा लेंगे। और सेकंड क्या होता है, आप अगर आपको पोस्चर का मसला नहीं तो सेकंड क्या हो सकता है लेडीज़ के लिए कि घर पे कोई हैवी चीज़ उठा ली या कोई बच्चे वगैरह को कैरी कर एकदम से उठाया, जर्क लग गया, उसकी वजह से लोअर बैक पेन हो गई। जिम में क्या हो रहा होता है, बहुत सी एक्सरसाइज ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें पता नहीं चल रहा होता है, हम अपनी सेफ्टी कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। लेकिन यह कि ट्रेनर्स मैंने देखा है मोस्टली बता रहे होते हैं लोगों को कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करें अदरवाइज़ इंजरी हो जाएगी। लेकिन हमारा मसला ये है, हमारी आवाम का सबसे बड़ा इशू ये है कि हम सारे यूट्यूब ट्रेनर हैं, जो यूट्यूब पे डाल दिया किसी ने, बस वही हमने देख के आ जाना, वही हमने करना है। जो ट्रेनर ऑन द फ्लोर खड़ा हम उसकी नहीं सुनते और अल्टीमेटली हर दूसरा बंदा लोअर बैक इंजरी का शिकार है। यही अगर हम अपने ट्रेनर की बात सुन लें तो हम शायद इंजरी से बच सकते हैं। रीहैब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन इट विल टेक टाइम। सम टाइम ऐसा भी होता है रिहैब होने के बाद भी आपकी पेन नहीं जा रही होती, बिकॉज आप फिर भी कोई ना कहीं मिस्टेक कर होते हो। तो कोशिश करें ट्रेनर के साथ करें। लेकिन आज हम कुछ एक्सरसाइज ऐसे बताएंगे जिससे अपनी लोअर बैक को रीहैब किया जा सकेगा
और काफ़ी हद तक आप उसे रिहैब कर सकोगे और साथ में लाइफ को थोड़ा सा मॉडिफाई आपने करना होगा, मॉडिफिकेशंस करनी होगी, वो भी साथ साथ बताएंगे आपने क्या क्या चेंज करना है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि जिन लोगों को लोअर बैक पेन है, कोशिश करें अपने पैरों के जो शूज़ यूज़ करें, चप्पल यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें आने जाने के लिए। लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे कि हाई हील्स ना यूज़ करें, और बंदों के लिए और जनरली सब यूज़ करें। कोशिश करें घर में चप्पल वगैरह यूज़ करें तो मोटा सोल हो, जॉगर्स पहले मोटा सोल है, एटलीस्ट 1 इंचज़ जो है 1 इंच एटलीस्ट उसका सोल थिक हो, ताकि इम्पैक्ट आपको कम से कम आए। और अब हम जाएंगे नेक्स्ट, बताएंगे अब एक्सरसाइज कैसे करनी है, किस तरह इसका रिहैब करना है, और साथ साथ इसके बारे में बात करते रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद प्लैंक। सबसे अच्छी जो एक्सरसाइज है आपके लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपने कोर रीजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो प्लैंक है। ओके, प्लैंक करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स। 10, 9, हिप्स स्लाइटली अप, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, अब होता ये है कि अगर किसी भी जॉइंट में इंजरी है या आपके लोअर बैक में या आपके नी जॉइंट में, तो हम हड्डी को ठीक नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसके इर्द गिर्द के रीजन के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली आपके उस रीजन के ऊपर से लोड हट जाता है। जब लोड हट जाता है तो आपको पेन में फ़र्क आ जाता है और आप आहिस्ता आहिस्ता रिहैब की तरफ जाते हो। अब जैसे इन्होंने प्लैंक किया है, कोर की एक्सरसाइज है। कोर ट्रेनिंग से क्या होता है, आपकी लोअर बैक जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और अल्लाह ताला ने हमारी स्पाइंस के इर्द गिर्द एक मसल बनाया हुआ है जिसको कहते हैं इरेक्टर स्पाइनी मसल, जो कि रैप हुआ है हमारी बैक के साथ। अगर हम कोर ट्रेनिंग्स करें तो उससे क्या होगा, उस मसल को स्ट्रेंथन करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जितना हम उस मसल को स्ट्रेंथन करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारी लोअर बैक पेन खत्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट जाते हैं प्लैंक पे। हम साइड प्लैंक, पहले हमने सिंपल प्लैंक किया, तब करेंगे साइड प्लैंक्स, बोथ साइड 10 सेकेंड ईच साइड। ओके, स्टार्ट। 10, 9, 8, 7, परफेक्ट पोजिशन, 6, 5, 4, 3, 2, 1, change the side, shabash. Again start, lift. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Okay, next is Superman plank। Superman plank करेंगे आप 1 आर्म के साथ करेंगे, ठीक है। ओके, 1, 2, 3 and hold it। 5, 4, 3, 2 and 1, change your side। 5, 4, 3। इसमें मिस्टेक क्या करिए, इनकी बैक टिल्ट है, इनको कोशिश करेंगे स्ट्रेट रहेंगे, कोशिश करनी है आप स्ट्रेट रहेंगे। 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आप लेफ्ट लिफ्ट करोगे, लेग्स बोथ लेग्स को एट सेम टाइम होल्ड करेंगे इन द एयर, ठीक है। ओके, गो। हैंड्स हिप्स के नीचे रखेंगे, लोअर बैक को सपोर्ट करेंगे, लेग स्ट्रेट, डाउन, क्लोज टू द फ्लोर, होल्ड इट, होल्ड फॉर 10 seconds, परफेक्ट पोजिशन। 10, 9, 8, 7, ब्रीथिंग करते जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीथिंग, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए मसल को। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, नेक्स्ट वन इज सुपरमैन प्लैंक विद बोथ आर्म्स एंड बोथ लेग्स। इसको कोशिश करेंगे 20 seconds के लिए हम करें। वेरी गुड पोजिशन। ब्रीथिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी एक्सरसाइज में कोशिश करेंगे आपने जिप अप नहीं करने लिप्स, बिकॉज ऑक्सीजन जाना जरूरी है, ऑक्सीजन मसल को मिलेंगे तो मसल सस्टेन करेंगे। ओके, 10 seconds मोर, जस्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, थैंक यू। अच्छा, इसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें और ऐड करूँगा जिनको भी लोअर बैक पेन है। मैं जैसे कि बताया कि आप मोटा सोल इस्तेमाल करोगे, उसके अलावा आप हार्ड सरफेस पर रनिंग नहीं करोगे, उसके अलावा आप जंप्स वाली एक्सरसाइज को अवॉइड करोगे, उसके अलावा आप कोशिश करोगे कोई भी चीज़ ज़मीन पे ऐसे हम करके नहीं उठाओगे। कोशिश करें अगर कोई चीज़ लिफ्ट भी करनी है तो बैक लॉक करके नीचे जाओगे, उठाओगे और वापस आओगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आप फोकस करें, जो प्रिकॉशंस हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज करें, अपना वेट लॉस करें। ख़ास तौर पे जिन लोगों का वेट ज़्यादा हो उनको भी लोअर बैक इंजरी प्रोलॉन्ग करती है। तो थैंक यू सो मच। आज के हमारा सेगमेंट था, आई होप आपको पसंद आएगा। दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। और जनाब
हमारे साथ ज़ुहैब बुखारी मौजूद थे और फ़िटनेस के हवाले से हमें बता रहे थे। ज़ुहैब, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अभी आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और आपको पता है कि जुम्मे को हम लोग ख़ास तौर पर कुरान करीम की तालीमात के हवाले से, दीन इस्लाम की तालीमात के हवाले से बात करते हैं और इस तरह के मौजू आपके लिए लेकर आते हैं ताकि उसके ऊपर एक तो हमें इंफॉर्मेशन मिल सके और हम हकीकत जान सके कि वाकई इस्लाम में इस हवाले से क्या तालीमात हमें मिलती हैं। जो बहुत सारे कह लें कि मिथ्स या बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हमारी माशरे में, हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करते जा रहे हैं। तो हमने क्योंकि एक ये सीरीज़ शुरू कर रखी है, हर जुम्मे को हमने पिछले जुम्मे को हमने परियों के बारे में, भूत प्रेत के बारे में, जन्नात के बारे में जानने की कोशिश की कि वाकई इनका वजूद है या नहीं है। और उससे पहले हमने जन्नात और शयातीन के हवाले से भी जानने की कोशिश की, बात भी करने की कोशिश की कि वहाँ ये कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आज बिलखसूस हमने बात करनी है एक और अल्लाह पाक की मखलूक है जिन्हें फ़रिश्ते कहा जाता है, जो ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, ना जागते हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत में ही मसरूफ़ रहते हैं। और दूसरा कि अल्लाह पाक की अहकामात के हवाले से जनाब उसके अमल पैरा होते हैं। तो आज हम फरिश्तों की तादाद के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, उनके काम क्या क्या हैं उस पर रोशनी डालेंगे, क्योंकि ख़ास तौर पर अगर मैं एक लेमैन की बात करूं और उसमें मैं भी इंक्लूड होती हूं, अगर मैं अपनी बात भी करूं तो हमें सिर्फ 4 जो ख़ास फरिश्ते हैं अल्लाह पाक के, जो हमें बताए जाते हैं, जो हमें स्कूलों में भी जिनके बारे में पढ़ाया जाता है, सिर्फ उनके बारे में पता है कि 4 मेन जो फरिश्ते हैं, जिसमें हज़रत जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और इज़राइल आ जाते हैं, सिर्फ ये 4 हैं। लेकिन इनके अलावा भी कितने फरिश्ते हैं, उनको क्या क्या काम जो हैं दिए जाते हैं, क्योंकि कुरान पाक में देखा जाता है तो 88 मरतबा फरिश्तों का जिक्र किया गया है। तो आज हम फरिश्तों की हकीकत, उनके जो ड्यूटीज़ हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब, मारूफ सीरत स्कॉलर, इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आज हमने फ़रिश्तों के ऊपर बात करनी है कि फ़रिश्तों की हकीकत क्या है। और जिस तरह मैंने बात की है कि हमें जो 4 जो बड़े इम्पॉर्टेंट फ़रिश्ते हैं जिनके बारे में हमें तालीमात दी जाती है, ख़ास तौर पर स्कूलों में या दरसगाहों में, तो सिर्फ हमें उनके बारे में ही पता है कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं और अल्लाह पाक ने उन्हें किस लिए बनाया है। लेकिन बाकी सिर्फ 4 फ़रिश्ते हैं या इनके अलावा भी फ़रिश्ते मौजूद हैं और उनकी तादाद कितनी है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और आज का उन्वान भी अपने अंदर बड़ी दिलचस्पी रखता है, और ये भी उन चंद एक मौजूआत में से एक मौजू है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिथ्स पाई जाती हैं, मिसकॉन्सेप्शन पाया जाता है। और आपने अपने सरनामे में बिल्कुल बजा तौर पे ठीक कहा कि ये क्योंकि बहुत ज़्यादा बराह रास्त मालूमात नहीं होती, महदूद मालूमात होती हैं, और जब बुनियादी मालूमात मुख्तसर हों तो फिर उसके बाद और मजमून दिलचस्प हो तो फिर उसके ऊपर बहुत सारी कहानी साजी जो है ना वो हो चुकी होती है, उसके ऊपर बहुत सारी किस्सा साजी हो चुकी होती है, लोग बहुत सारे वाक़यात और मिथ्स उसके साथ जो है वो जुड़ जाया करती हैं। फ़रिश्तों का मामला भी कमो बेश इसी अंदाज़ का है। सबसे पहले तो हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि दुनिया भर के अंदर 1,24,000 अम्बिया और मुरसलीन तशरीफ़ लाए। कमो बेश सारे अम्बिया और मुरसलीन की जो तालीमात थी उनके अंदर कहीं ना कहीं हमें फ़रिश्तों के होने का जो है वो एक तसव्वुर पाया जाता है। ख़ुद आप देखें कि इस वक्त जो दुनिया के ऊपर इलामी मज़ाहिब की सूरत हाल है, वैसे तो 3 बड़े मज़ाहिब इलामी मज़ाहिब शुमार किए जाते हैं, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम। लेकिन ओवरऑल टोटलिटी में अगर देखा जाए तो इसको अर्ज़ी के ऊपर कोई 28 के करीब अम्बिया और मुरसलीन की उम्मतें किसी न किसी शक्ल में आज भी मौजूद हैं। दिलचस्प अमर ये है कि 28 के 28 ही जो मज़ाहिब के मानने वाले हैं, इल्हामी मज़ाहिब के मानने वाले हैं, उनके यहाँ फरिश्तों का तस्वर पाया जाता है। अच्छा, सिर्फ हमारे मुसलमानों में नहीं, बाकी सब में भी पाया जाता है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जब हम मुताला करते हैं और हुजूर के ज़माने को देखते हैं तो उस ज़माने में जहालत के बावजूद के इल्हाम से जो एक हिदायत और रहनुमाई हासिल की जानी चाहिए वो बहुत सारी गुमराही में तब्दील हो चुकी थी। बहुत कुछ उस अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाली तालीमात के अंदर बहुत कुछ इंसानों ने अपनी मर्ज़ी से शामिल कर लिया था, गुमराही की शक्ल में बहुत कुछ उसके अंदर इजाफा हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद फरिश्तों को एक तस्वर वहाँ भी पाया जाता था। और हम देखते हैं कि दुनिया में आज भी एक बड़ी तादाद ऐसी है इंसानों की जो फरिश्तों के वजूद को तो मानती है, लेकिन वो फरिश्तों को
यानी क्योंकि अल्लाह के काम के नायब के तौर पर तसव्वुर करते हैं, अल्लाह के काम को इम्प्लीमेंट करने वाले, उस पर अमल, अल्लाह के फरामीन पर अमल दरामद करने वाले लोगों के तौर पे, मखलूक के तौर पर जानते पहचानते हैं। तो वो उनकी अहमियत को यानी इतना उन्होंने अपने ऊपर सवार किया कि उन्होंने गोया उसको अल्लाह की बेटियां नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कहना शुरू कर दिया। यानी इस हद तक भी मिसकंसेप्शन होना शुरू हो गई कि ये इस अंदाज में अल्लाह का कुर्ब इनको हासिल है, तो गोया ये अल्लाह की, जी हाँ, ये अल्लाह की नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक औलाद जो है ना उसके तौर पर तसव्वुर किया जाना शुरू हो गया। कुरान हकीम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का सबसे बड़ा एजाज़ ही ये है कि आपने न सिर्फ ये कि इंसानों की उमूमी जो नज़रियात थे उनकी तथहीर की, बल्कि जो इल्हामी मज़ाहिब की तरफ से भी जो आलूदगी उसके अंदर आ चुकी थी मज़ाहिब की तालीमात के अंदर, उसको भी दुरुस्त फरमाया। तो सबसे पहले तो हमें ये बताया गया कि अल्लाह की कुरान हकीम में जैसे मुतअद्दिद जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी रहनुमाई फरमाई। अभी आपने खुद भी सरनामे कलाम में कहा कि लगभग 88 से ज़ायद मरतबा जो है कुरान हकीम के अंदर मलाइका का, फरिश्तों का बराह रास्त तज़किरा हुआ है। फरिश्ते की जो एक फरिश्ता जो है उसे हम मलक कहते हैं, और जब जमा हो जाती हैं तो मलाइका हो जाया करते हैं। उर्दू में और फ़ारसी में हम इसको फ़रिश्ता कहते हैं। अल्लाह की वो मखलूक जो अल्लाह ने नूर से तख्लीक फरमाई है उसे फ़रिश्ता कहते हैं। इंसानों को मिट्टी से और जिन्नात को, जैसे हम पिछली उस पर सेगमेंट्स में कह चुके हैं कि आग से पैदा किया गया है। ये जो फ़रिश्ते हैं बुनियादी तौर पे मुझे जो इनका तसव्वुर मुझ तक पहुंचता है एक दीन के तालिब इल्म के तौर पे कि ये अल्लाह की एक बहुत पाकीज़ा मखलूक है। अल्लाह ने इनके अंदर इनको खालिसतन अपनी इबादत के लिए मखसूस कर रखा है, और एक बड़ी तादाद ऐसी है जो अल्लाह के हुक्म के निफाज का ज़रिया बनती है। ये अल्लाह की फ़ौज के तौर पर काम करते हैं और अल्लाह के जो अहकामात होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। आपने बड़ी दिलचस्प बात शुरू में कही कि हमें उमूमी तौर पर 4 फरिश्तों से मुतारिफ करवाया जाता है। यानी हम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हैं, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ये खासा है कि उनके बारे में कुरान हकीम के अंदर 3 मरतबा जो है बराह रास्त उनके नाम के साथ उनको मुखातिब किया गया, और उसके अलावा भी 2 या 3 मकामात पर आपका तज़किरा जो है वो कुरान हकीम का हिस्सा है। यानी गोया एक लाफानी कलाम के अंदर अल्लाह ने उनकी इज़्ज़त जो है उसको मुस्तहकम कर दी है। फ़रिश्तों के सरदार के तौर पर उन्हें सरबराह के तौर पर शुमार किया जाता है, और उनका इसी निस्बत और ताल्लुक़ से उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो भी सारे फ़रिश्तों से आला और अरफा रही कि वो अल्लाह का कलाम अल्लाह के अंबिया और मुरसलीन तक पहुँचाने के मुकल्लफ रहे, उसके ज़िम्मेदार रहे, और वो उसी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर भी आपसे जो हम तक तालीमात अल्लाह की पहुँची हैं उनमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम की निस्बत से हुजूर तक पहुँचा और हुजूर से हम तक पहुँचा। यानी आप ये देखें कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वैसे तो ज़ाहिर है फ़रिश्ते हैं, और हम सब जानते हैं कि फ़रिश्ते एक नूरानी मखलूक हैं और उनकी अपनी कोई हैयत और तरकीब उस तरह मुतय्यन नहीं की जा सकती, उनकी शक्ल व सूरत को लफ्ज़ों में ढाल के बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके परों का होना, उनके वजूद के साथ होना, ये सही जो तालीमात इस्लामिया हैं उनसे हम पहुँचती है। और ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में ही कुतुबा सीरत जो है वो उनमें लिखा गया है कि लगभग 2800 और एक रिवायत के मुताबिक 28,000 मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो हाजिर हुजूर के सामने आए। लेकिन 3 मरतबा तो मुस्तनद अहवाल हम तक पहुँचता है कि जिसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी असल हालत में देखा, जो जिब्राईल की अपनी असल हैयत और तरकीब है, जो फरिश्ते की सूरत में उनको अल्लाह ने जो कालब अता कर रखा है उसमें उनको देखा। पहली मरतबा जब कुरान हकीम का नुज़ूल शुरू हुआ तो गार हिरा की इस मुक़द्दस मकाम पर जो है सरकार दो आलम ने उनको उनकी असल हालत में देखा। दूसरी मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर जब मेराज पे हुजूर तशरीफ़ ले जा रहे थे उस वक्त हुजूर ने उनको देखा। तो यानी ये जो हुजूर की ज़िंदगी के अंदर उनको, और एक दफ़ा हुजूर ने ख़ुद उनको फरमाइशन हुक्मन ये कहा कि मुझे अपनी असल हैयत जो है उसमें दिखाओ कि आपकी असल हैयत क्या है, तो उसमें उन्होंने दिखाया। ठीक है जी, हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीर आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, मारूफ सीरत स्कॉलर हैं, और आज हमने हजूर पाक सल्लम की ज़िंदगी में हज़रत जिब्राईल कितनी दफ़ा उनसे मिलने आए, किस सूरत में उनसे मिलने आए, किस शक्ल में ख़ास तौर पर मिलने आए, और दीगर फ़रिश्तों के मुतल्लिक भी हमने बात की, उनकी हकीकत जानने की कोशिश की है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उनकी तादाद कितनी है, उस पर भी हमने रोशनी डाली है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमने बात की है। जो भी मिसकंसेप्शंस हमारे पाए जाते हैं, जो भी मिथ्स पाई जाती हैं, उनको तोड़ने की या उनके हवाले से इंफॉर्मेशन जो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जा सके उस पर हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक से वापस आएंगे तो दूसरे टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से कि हेल्दी हम लोगों ने किस तरह रहना है और अपनी डाइट को किस तरह हम लोगों ने चेंज करना है।
क्योंकि सर्दियां हैं और सर्दियों में कुछ ना कुछ हमें अपनी डाइट में भी मॉडिफिकेशन लेकर आनी चाहिए, कुछ गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी ख़ास तौर पर जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उनसे भी हम बच सकते हैं और हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है। और ख़ास तौर पर जैसे ही विंटर्स आते हैं या कोई वेदर आता है ना, तो हमें ये कोशिश होती है कि जनाब हम हेल्दी खाएं, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपना वेट भी मेंटेन करना है। वेट मेंटेन करने के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग जो मुझे मिलते हैं कहते हैं जी हमने वेट लूज़ भी करना है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कहते हैं जी वेट गेन करना है हमने। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग हमारी ज़िंदगी में हमें मिलते हैं। तो आज हमने ख़ास तौर पर बात करनी है सर्दियों की सौगात, जिसको सूप कहा जाता है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर कोई इसको सूप को खाना और पीना पसंद करता है कि जनाब रोज़ाना की बुनियाद पर भी अगर आपको सूप मिल रहा है तो आप खा सकते हैं। सूप में भी मुख्तलिफ़ किस्म के सूप हमारे पास मौजूद होते हैं। चिकन कॉर्न सूप है, सी फूड जिसमें है, वेजिटेबल सूप है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के सूप की एक लिस्ट होती है जो हमारे पास आती है। तो आज हम सूप पर बात करेंगे कि सूप हमारी डाइट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है, उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। सूप के थ्रू ख़ास तौर पर मैंने सुना है कि सूप डाइट भी है, जो लोग कर रहे हैं खाली सूप पीते हैं और जी उससे आपका वेट कम हो जाता है। वाकई ऐसा है ये नहीं है? और लोग बहुत से कहते हैं जी सूप मेडिकेशन के तौर पे भी ली जा सकती है। मतलब मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें निकल आई हैं, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर ज़रूर बात की जानी चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर फौजिया शराजी इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन हैं। डॉक्टर फौजिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर फौजिया, सूप का ये सीज़न है, जैसे शादियों का सीज़न है, तो विंटर्स में सूप ख़ास तौर पर पिया जाता है। बच्चे, बूढ़े, घर पे जो भी होते हैं बड़े मज़े से सूप का इंटेक करते हैं। स्टार्टर्स के तौर पर भी घर में खाने से पहले सूप पिया जा रहा होता है। तो किस तरह सूप का इंटेक करना चाहिए? दूसरा, सूप में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं ऐसी? अच्छा मुनीबा, जो सूप हमारे पास है, सबसे पहले तो मैं ये बात करती हूँ सर्दियों की, जिस तरीके से हमारे पास टेम्परेचर लो डाउन होता है, टेम्परेचर गिरता है, हम लोग हमेशा कुछ भी ऐसी चीज़ क्रेव करते हैं जिससे हमें थोड़ी गर्माइश मिले या थोड़ी वार्मथ मिले। और सूप एक ऐसी चीज़ है, हम लोग कहते हैं कि कम्फर्ट इन अ बोल। हम लोगों को ना सिर्फ ये न्यूट्रिशनली एडिक्वेट है, हमारे लिए फिजिकली और मेंटली सूदिंग भी होता है। बिकॉज देखें, आप बाहर ठंड है, अ हॉट बॉल ऑफ सूप आपके सामने है, इससे ज़्यादा कम्फर्टिंग क्या है हमारे लिए? एग्जैक्टली। अब चीज़ ये है कि एक मेरे लिए जो सूप है ना, इट्स अ ब्लैंक कैनवस। आप इसका कुछ भी कर सकते हैं, जितने मर्जी इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली इसको मोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने बात की है कि अक्सर लोगों का प्लान होता है वेट गेन का, कुछ लोग कहते हैं कि उनको वेट लूज करना है और कुछ ने मेंटेन करना है। हाँ, तो ये एक सूप ऐसी चीज़ है जिसको हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली बहुत इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर कोई इंसान अपना वेट जो है वो लूज करना चाह रहा है तो किस तरीके का सूप उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसके क्या कैरेक्टर। लेकिन जैसे सूप डाइट का मैंने बात की है, तो वाकई सूप डाइट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो इसका मुझे बताएं। सूप डाइट, अच्छा तो अभी सूप डाइट के ऊपर मैं कहूँगी थोड़ी सी ना कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है। आपको मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप सोली सूप्स के ऊपर रिलाई करें, क्योंकि पहले लड़कियां फौजिया सिर्फ फिर ना सूप ही पीती रहती हैं कि अच्छा हमने वजन कम करना है तो हम सिर्फ सूप भी पिएंगे। लेट मी आस्क यू वन थिंग, ये आपको लगता है कि ये चीज़ सस्टेनेबल है? आप कितने दिन तक सूप डाइट करेंगे? तो मैं बोल रही हूँ कि लड़कियां करती हैं कि हम लोग जल्दी 1 महीने में 2 महीने में अपना जो रिक्वायर्ड वेट है जिसको हम चाहते हैं वो हम लोग कम कर लेंगे। इसका मैं आपको बताती हूँ इसका रिजल्ट क्या होता है। ये होगा कि वो चलिए महीना उन्होंने सूप डाइट की है, लेकिन उनके साथ महीना उन्होंने ख़त्म किया है, 1 महीना उन्होंने किया है, ठीक रही हैं। अब उसके बाद उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जब खाने पे लगना है उन्होंने बिंज ईट करना है। उन्होंने बिंज ईट करने के बाद, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम फूड, आप अपने क्रेविंग्स को ख़त्म कर रहे हो इस तरीके से। आप एक हेल्दी तरीका नहीं है ना। देखिए हम लोग हमेशा एक कहते हैं कि डाइट में वेराइटी हो, डाइट में बैलेंस हो, लेकिन व्हेन यू आर ईटिंग वन पर्टिकुलर फूड आइटम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू आर नॉट मेंटेनिंग दैट बैलेंस। ना सिर्फ आप अपने आप को अजियत में डाल रहे हैं, आप कोई अपना इतना हेल्थ बेनिफिट भी लेकिन वो कहती हैं आगे से उनका ये भी जवाब आता है कि जनाब उसमें चिकन है, उसमें अंडे हैं, उसमें वेजिटेबल्स भी डाली जाती हैं, उसमें बाकी डिफरेंट न्यूट्रिशन हमें मिल जाती हैं, तो हमारा तो शायद वैरायटी पूरी हो जाती है जो हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हमारी वैरायटी पूरी नहीं होती है। जिस तरह के सूप्स यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करी होती है ना लड़कियाँ, आपको मैं बताती हूँ, हो सकता है ये चीज़ हम लोग थोड़ी सी ना मेंटेन करके बैलेंस कर सकते हैं इससे, लेकिन जिस तरह के सूप्स ये इस्तेमाल करी होती है ना, उसके अंदर अप्रोप्रिएट क्वांटिटी होती है हमारी प्रोटीन की, ना वेजिटेबल्स की। होल ग्रेन्स तो टोटली स्किप कर देते हैं। और इससे आपको पता है हमारे गट के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, ब्लॉटिंग
कॉन्स्टिपेशन, ये शिकायत भी करती है कि हमें ये बहुत मसले अब आ रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन हो रही है हमें, हाँ फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है। फाइबर जब कम होगा तो ये मसले तो आने ही हैं। अब इसी वजह से ही मैं बात करने लगी थी कि ये वेट गेन सूप्स के अंदर पहला पॉइंट जो है हमारा, ये सूप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि में से एक है कि हम ये हाई फाइबर होने चाहिए। अच्छा, अब कैसे? हाई फाइबर कैसे कर सकते हैं कि आपके सूप के जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना, उसके अंदर बल्क होना चाहिए। जिस तरीके से हमारे पास वेजिटेबल्स हो गए हैं, वेजिटेबल्स, लेंटिल्स, दालें, बीन्स, अच्छा, ये जो है अगर आपके सूप के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फाइबर प्रोवाइड करेंगे और एक सूप के अंदर आपके कह सकते हैं वर्सिटिलिटी आ जाती है। इसमें आपके जितने इंग्रेडिएंट्स जो न्यूट्रिशनली एडिक्वेट है वो अब आपके अंदर होते हैं इसके सूप में। ठीक अब है। देखिए हमारे पास जो दालें आ जाती हैं, दालें हो गई, बीन्स हो गए, इनमें प्रोटीन भी है, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। अब इधर मैं बात कर लूँगी, अक्सर लोग जो होते हैं ये अब चॉइस की बात होती है, कुछ लोगों को मीट पसंद होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं खा लेना। सकते, हाँ। इस केस के अंदर मैं कहूँगी कि आप लोग स्विच करें दालें, चिकपीस पे और ये हमारे चने जो हैं और बीन्स के ऊपर। क्योंकि ये अब जब आप अपने सूप में ऐड करेंगे, इससे आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होंगी। हल्का सा ऊपर लेमन स्क्वीज़ कर ले, लेमन नहीं भी है तो आप टमाटर ऐड कर लें, टमाटर में भी विटामिन सी है। बेसिकली होता ये है कि आयरन जो होता है इन दालों के अंदर से और जो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन होनी होती है वो विटामिन सी की वजह से ज़्यादा होती है ना। तो अक्सर को नहीं पसंद लेमन अंदर, तो दैट्स परफेक्टली फाइन। यू कैन टमाटर जो है वो टमाटर यूज़ कर ले, कैप्सिकम, हमारे पास शिमला मिर्च है अंदर। अच्छा। शिमला मिर्चों में बहुत ज़्यादा विटामिन सी है। ठीक अब है। यहाँ पे ना एक चीज़ मसला आ जाता है लोगों को टेक्सचर का। जी हम लोग अंदर ऐड करें दालें, हम लोग दालें ऐड करें अंदर, हम लोग चिकपीस ऐड करें, चने ऐड करें, ये सूप कहाँ से हुआ? हाँ एग्जैक्टली, कहते ये सूप तो ना हुआ ना, ये तो सालन हो गया। वही इसका ना मैं आपको कहती हूँ एक सॉल्यूशन ये होता है हमारे पास कि ब्लेंडेड, अच्छा, प्रॉपर्ली ब्लेंडेड, आपके सब चीजों को ब्लेंड कर अच्छे दें। तरीके से ब्लेंड करें कि उसका जो Okay. क्रीमी टेक्सचर। देखिए आप चिकपीस होते हैं हमारे हाँ। पास, हम ये अक्सर डिशेस आपने देखी भी होंगी, अगर चिकपीस को हाँ, ब्लेंड किया हो तो वो काफी क्रीमी टेक्सचर क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है, क्रीमी हाँ। टेक्सचर हो जाता है उसका, और वो एक जिसको हम जैसे हम क्रीम सूप पीते हैं हाँ वाइट जी। वाला, वैसा वो उसका क्रीमी सूप बहुत हो जाता अच्छा है। उसका टेक्सचर हो जाता है। देखिए अब ये तो फाइबर की बात होगी ना। देखिए सारे के सारे आपके यहाँ पे प्रीबायोटिक फूड्स जा रहे हैं जो आपके हेल्दी गट बैक्टीरिया जो जिनकी मैं हमेशा बात करती हूँ, प्रोबायोटिक्स, ये उनको फीड करेंगे। अच्छा। आपका गट हेल्दी रहेगा। नहीं तो सूप से नॉर्मली अगर आप सूप डाइट पे स्टे करेंगे तो क्या मसला होगा कि आपको ब्लॉटिंग बहुत नहीं ज़्यादा तो होगी। मतलब जैसे हम आम रूटीन में सूप्स पी रहे होते हैं, जैसे चिकन कॉर्न सूप या बाकी सूप हो गए, डिफरेंट सूप्स के नाम है, वो पी रहे हैं, उनका कोई फायदा नहीं हो रहा चिकन हमें। कॉर्न सूप जो है ना, आपको मैं बताती हूँ कि इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए आपके लिए और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते अच्छा। हैं। अगर आप देखें चिकन कॉर्न सूप, ये हमारे पास नॉर्मली जो सूप्स होते हैं ना, इसमें वेजिटेबल्स की अमाउंट बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। हाँ। इवन तो होती है लेकिन कम होती है। और इवन चिकन हम लोग अगर आपने वो यखनी के अंदर बनाया है ना तो दैट इज़ गुड। फिर ठीक है, वो यखनी के अंदर अगर आप बनाएंगे, बिकॉज उसकी सारी न्यूट्रिशन जो है वो उसके अंदर रहेगी, आपने प्रोटीन जो है वो ड्रेन आउट नहीं की, आपने अंदर ही चिकन को श्रेड किया। नॉर्मली तो वैसे ये होता है, लेकिन अक्सर जगह पे मैंने ये भी देखा है कि वो प्री श्रेडेड चिकन जो है वो डाल यूज़ देते हैं करते हैं, सूप्स में। हाँ। तो उससे बेहतर है कि आप जो वही वाली यखनी है ना वही इस्तेमाल करें और अंदर ये जो हमारे पास चिकन क्यूब्स वगैरह होते हैं, फ्लेवरिंग के लिए चिकन होता है, ये इसका मिनिमल यूज़ हो। और जो हमारे पास फूड आइटम कंप्लीट है, जैसे कि प्रोटीन है, आपके पास प्रोटीन हो गई, चिकन हो गया, अगर आपको बीफ, मटन, फिश जो भी चीज़ पसंद है आप वो ऐड करें एज अ होल प्रोटीन। फिर बाद में एग्स ऐड होते हैं, वो भी आपकी अच्छी खासी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है ना वो पूरी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मसला आता है अगर हम लोगों ने इसमें कॉर्न ऐड करना है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग अभी वेट गेन वाले सूप्स की बात कर रहे थे, सॉरी वेट लूज़ वाले। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोगों ने अगर वेट लूज़ करना है तो हम लोगों को ये ख़ास ख्याल रखना होता है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज ना जाए। अब एक्स्ट्रा कैलोरीज की सूरत में हमारे पास जा सकती है स्टार्ची वेजिटेबल्स। ओके, स्टार्ची वेजिटेबल्स वैसे तो नॉर्मली हम लोग नहीं डालते हैं इतनी, ठीक है। लेकिन स्टार्ची वेजिटेबल्स जो है हमारे पास ये मटर हो गए, हमारे पास ये डिफरेंट कॉर्न हो गया, ये कैलोरीज इंक्रीज कर देते हैं। वैसे तो इतने ज़्यादा नहीं आते लेकिन कुछ लोगों को पसंद होता है ये। तो आप जितना ज़्यादा सीजन करेंगे, जितने ज़्यादा ऐड करेंगे, उतनी ज़्यादा कैलोरीज इंक्रीज होंगी। ठीक है। अब ये यहाँ पे मसला ये आता है कि अगर तो कोई एक बार ले रहा है तो दैट्स टोटली फाइन, यू कैन इवन इंक्रीज अ लिटिल बिट ऑफ द क्वांटिटीज़ की। लेकिन जब आप इसको सूप डाइट की बात कर रहे हैं, सूप डाइट की बात कर रहे हैं, तो इट इज़न्ट रियली फीजिबल। एक तो कैलोरी थोड़ी सी, अगर आपने बहुत ज़्यादा
स्ट्रिक्टली ठीक है। स्टिक करना है इसी डाइट को, तो फिर मैं कहूँगी कि अपने सूप्स में भी थोड़ी वैरायटी लेके आएं। ठीक है कि अगर आपने वेट लूज करना है तो फिर उसके लिए आपको अपने सूप में वैरायटी लेके आनी चाहिए, उसमें चिकपीस, लेंटल, जिस तरह हमने बात की, दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें जिसका इस्तेमाल नहीं करना है हमने अगर वेट लूज कर रहे हैं? ऐसा अब इसके अंदर ना अक्सर हम लोग को सीजनिंग्स बहुत पसंद है। सीजनिंग्स जो है हम उसमें ना बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। हाँ। अब ना एक इशू ये आ जाता है कि सॉल्ट ये ब्लॉटिंग भी कॉज करता है, और दूसरी बात ये कि आपका एक कह सकते हैं वाटर रिटेंशन, जो वाटर वेट की हम लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं, जी रात को मेरा वेट इतना था, अब सुबह इतना हो गया। हाँ, ये वाटर वेट होता है बेसिकली। ओके। तो अब ना अक्सर इसमें ये भी होता है कि आप मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सीन होता है कि आपने जो खाना खाया होता है ना पहले, वो हाई सोडियम फूड होता है। अब सॉल्ट के अंदर क्या है? सोडियम। तो सोडियम ने क्या करना है? वाटर रिटेंशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना आपको ये चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है। और एक ये चीज़ कि आपने अपना पोर्शन कंट्रोल, इवन दो यू आर गोइंग फॉर अ वेट लॉस डाइट ओवर हियर, यहाँ पे इवन दो आप सूप्स ले रहे हैं, उसके अंदर भी आपने पोर्शन कंट्रोल का ख्याल करना है कि आप अप्रोप्रिएट पोर्शंस ले रहे हैं, ना ज़्यादा ले रहे हैं, अच्छा, ना कम ले रहे हैं। ठीक है। अब ये हम लोगों ने फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जो हमारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे वेट लॉस सूप के जो हैं वो क्या होते हैं। पहला तो है कि हाई फाइबर होना चाहिए, दूसरा ये कि लो इन कैलोरीज होना चाहिए। अब लो इन कैलोरीज कैसे होगा? जितनी डेंस हम लोग वेजिटेबल्स इसके अंदर डालेंगे, वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत लो होते हैं कैलोरीज के अंदर, तो ये लो उनकी वजह से लो हो जाएगा कैलोरीज के अंदर। और तीसरी बात ये कि ये इसके अंदर हमारे पास हेल्दी ऑयल होना चाहिए कोई भी, ये नहीं कि हमने सब कुछ ही अवॉइड कर देना है। हेल्दी ऑयल जिस तरीके से हमारे पास ऑलिव ऑयल है, हाँ। ऑलिव ऑयल जो है इसका रीज़न ये है कि आपको सैटिस्फाइड करता है। जितना हाई फाइबर होगा, जितना ज़्यादा मतलब हम लोगों ने अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेट से 1 टीस्पून भी ऑलिव ऑयल डाला है ना, तो ये आपको से टाइट रखेगा, यानी अच्छा। आपको भूख नहीं लगेगी ज़्यादा देर तक, आपका पेट भरा रहेगा। ठीक है, ठीक है। नहीं तो अक्सर आपको पता है कि सूप्स के बाद भूख लग जाती है। हाँ, जितना जितना हाई फाइबर है, जितना सैटिस्फाइड वाला फूड उसमें इंग्रेडिएंट्स एडेड है, उतनी देर बाद आपको भूख लगेगी, उतनी देर तक आप फुल फील करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास ये आ जाती है कि हम लोगों ने क्या चीज़ नहीं करनी इसमें। एक ये तो हम लोग एक्स्ट्रा स्टार्ची वेजिटेबल्स नहीं ऐड करनी, और दूसरा क्रीम्स। हम लोगों को सूप्स में क्रीम्स का इस्तेमाल बहुत पसंद है, जैसे टमेटो सूप, आई लव टमेटो सूप, मशरूम सूप, उसमें हम लोगों ने क्रीम्स हम लोगों ने ऐड नहीं करनी है। अगर बहुत पसंद है ना तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि एक हमारे पास फुल फैट क्रीम होती है और एक होती है लो फैट या स्किप। अब आपने क्या करना है? आपने लो फैट क्रीम इस्तेमाल करनी है। जिन्होंने वेट लूज करना है वो लो फैट वाला कर ले, जिन्होंने गेन करनी है वो फुल फैट वाली फुल फैट कर लें। और उनके ना वेट गेन के लिए अब हम लोग अगर बात करें तो वेट गेन के अंदर भी हाई फाइबर हम लोग को चाहिए। यहाँ हम लोग लो कैलोरीज जो वेट लॉस में कर रहे थे, अब हम लोगों को वेट गेन में हाई कैलोरीज करनी है। अब हाई कैलोरीज कैसे होंगी? जिस तरह आपने बताया हमारी हिडन कैलोरीज होती हैं ये क्रीम के अंदर। अक्सर ना, अच्छा एक और चीज़, सूप्स को हम लोग पेयर कर सकते हैं दूसरी चीज़ों के साथ। अच्छा। वो कैसे? अब ये देखिए कि क्रूटॉन्स हमारे होते हैं, अक्सर क्रैकर्स होते हैं, जिंजर ब्रेड होती है, हम लोगों को सूप्स के साथ बहुत पसंद है। तो ये मैं कहती हूँ कि जिन लोगों ने वेट गेन करना है उनके लिए ये परफेक्ट है। अच्छा, जिन लोगों ने वेट लूज करना है उनके लिए नहीं है। मैं तो ऐसे मजे से खा रही होती हूँ क्रैकर उसके साथ, आज से नहीं खाना। नहीं, क्रैकर्स में वैसे इतनी कैलोरीज नहीं है, लेकिन अगर आपने एयर फ्राई किया हुआ है, उनको ज़्यादा ऑयल नहीं डाला हुआ, बिकॉज इफ यू आर गोना डीप फ्राई देम फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एक्स्ट्रा कैलोरीज आएंगी आपको। लेकिन अगर आपने उनको एयर फ्राई किया है या बेक किया है, लेकिन उसमें भी ये नहीं कि एक बार हम लोगों ने बेक कर लिया है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ले लेने हैं, उसमें भी आपको फिर उसकी रिक्वायरमेंट। मतलब वेट गेन करने वालों के लिए ठीक है कि वो खा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ और क्या पेयर कर सकते हैं? क्रूटॉन्स ले। अच्छा, इसमें मेरे पास ना एक है, तो ये सूप नहीं, लेकिन क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ ऐसे आइटम्स बताने लगी हूँ कि जो इसके अंदर तमाम पाए जाते हैं, तो फिर इसका भी मैं जिक्र करूँगी। अब देखें, हम लोगों ने अगर वेट गेन सूप्स की बात करनी है तो हम लोग कोशिश करेंगे इसके अंदर होल ग्रेन्स हो। उसमें हम अब होल ग्रेन कैसे? हाँ, एग्जैक्टली, सूप तो नहीं लगेगा वो होल ग्रेन। अच्छा, सूप is technically anything that is a bit semi-solid, semi-liquid and gooey, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हलीम का इस्तेमाल आराम से हो रहा होता है। अब इवन दो वी आर नॉट गोना टेक्निकली कॉल इट अ सूप, लेकिन इसी कैटेगरी में थोड़ी बहुत आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर देखिए बहुत न्यूट्रिएंट डेंस होती है। Exactly, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होती है, और इसी वजह से मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। हमारी दालें इसके अंदर है, हमारे होल ग्रेन्स, दलिया, इसमें हर तरह का मतलब अनाज इसमें शामिल होता है। फिर आपके चॉइस का मीट कोई भी, चाहे वो हमारे पास हो गया मीट है या चिकन है, जो भी आपको चाहिए, जो भी पसंद है, श्रेडेड। कंसिस्टेंसी टोटली मैटर्स ऑन यू।
अब मैं आपको बताती हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स बाहर होते हैं ना, उनको मैं दालों का सूप ही बताती हूँ और उनको दालें बहुत पसंद है बाहर। हमारे लिए यहाँ पे मसूर की दाल, हमारी मसूर की दाल, चने की दाल, जो आम घरों में हम लोग दाल चावल खा रहे होते हैं, टेक्निकली दैट्स सूप फॉर देम। और ये हमारे लिए काफी अच्छी न्यूट्रिएंट डेंस चीज होती है। अब आप मतलब वो पतली सी दाल बना के एज अ सूप उसको पी लें। हाँ जी, अगर लेकिन बात ये है कि अगर यू आर नॉट रियली लाइकिंग द टेक्सचर, तो आप क्या कर सकते हैं, टेक्सचर को ब्लेंड करें अच्छे तरीके से, अंदर यू कैन ऐड क्रीम। लेकिन अगर आप क्रीम नहीं ऐड कर सकते तो आपके पास कोकोनट मिल्क जो होता है, कोकोनट क्रीम जो है, उसके अंदर भी हाई फैट होता है। अच्छा, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने वेट लूज करना होता है वो 1 टीस्पून से ज़्यादा ना यूज करें, 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं यूज़ करें। लेकिन अगर हाँ जो लो फैट है हमारे पास क्रीम, वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही डाल देनी है एक बार। ठीक है, वो आपने अपनी सर्विंग्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है, अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंगली। हम लोग जो कॉर्न स्टार्च डाल रहे होते हैं, कॉर्न स्टार्च में भी थोड़ी बहुत कैलोरीज होती हैं, ठीक है, लेकिन वैसे तो नॉर्मली वो इतनी डलती नहीं, एक डलती नहीं है, वो थोड़ी बहुत उसकी कंसिस्टेंसी के लिए वो डाली जाती है। अच्छा, दूसरा आप डॉक्टर फौजिया सीड्स की भी बात करी थी कि सीड्स की भी ऊपर से हम लोग कर सकते हैं। सीड्स जो है हमारे लिए सूप्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और स्पेशली आई लाइक पंपकिन सीड्स। आपने देखिए एक अच्छा सा थिक सूप बनाया, लेट्स से आपने कद्दू का सूप बनाया। अब मैं कद्दू की यहाँ पे इसलिए बात करी, स्क्वाश बाहर विंटर स्क्वाशेस जो है हमारे, विंटर स्क्वाशेस ये बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं बाहर। तो जैसे बाहर तो खाए बाहर सर्दियाँ आएंगी, देखिए उधर मैं बता रही हूँ, सर्दियाँ आएंगी, उन्होंने हमारे पास एक और स्क्वाश है, ये अगर उर्दू में हमें ट्रांसलेट करूँ तो सिंपल कद्दू। हाँ, कद्दू जो बड़े वाला कद्दू होता है, हाँ, ऑरेंज वाला जो होता है, ठीक है। आप ना ये थोड़ा सा स्वीट एंड सावर इसका टेस्ट भी आएगा अगर आप इसमें थोड़ा सा जिंजर डाल लें, इसको सॉटे करके इसको ब्लेंड करके, एक बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर का सूप बनता है और इसके बहुत अफादियत है। अच्छा, आप उसके ऊपर अगर पंपकिन सीड्स भी थोड़े से स्प्रिंकल कर लेंगे ना सॉटे करके, तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा होल मील हो जाएगा, जिसमें आपके पास फाइबर भी है, जिसमें आपके पास हर तरह का न्यूट्रिएंट कंटेंट भी है। और इफ़ यू वांट टू ऐड एन एग, ब्लेंडेड एग, उसके अंदर वो डाल सकते हैं, हाई प्रोटीन सोर्स हो जाएगा। अगर चिकन आपको पसंद है तो आप पेयर कर सकते हैं। मतलब मैंने बताया आपको कि सूप इज़ अ ब्लैंक कैनवस, ऐड एज मच एज यू लाइक, और जो आपको पसंद है वो इसमें ऐड करें। लेकिन आपको ये है कि क्वांटिटी का थोड़ा सा ख्याल करना है, और अपने टेस्ट और टेक्सचर का हर बंदे को उस लिहाज से एडजस्ट करना पड़ता है ना, कि हो सकता है जो चीज़ मुझे पसंद हो वो आपको ना पसंद हो, जो टेक्सचर मुझे पसंद है वो आपको ना पसंद, वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जा सकता है। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें, अभी मैं यही स्क्वाश के सूप की बात करी थी, इसके ऊपर हम लोग अगर स्प्रिंकल करेंगे पंपकिन सीड्स को बहुत फ़ायदा है, इसमें सेलेनियम है हमारे पास जिंक। अच्छा, सर्दियाँ आती हैं ना, सर्दियों की हमने ये बात तो की नहीं है अभी, नज़ला ज़ुकाम हर एक वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, हर एक, और वैसे भी किसी को वायरल इन्फेक्शन ना भी हो, सर्दियाँ आई हैं, हर एक का नाक खराब है, हर एक का गला खराब है, तो इस चीज़ में हमें इम्यूनिटी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी, जिंक की डेफिशिएंसी होगी, सेलेनियम की डेफिशिएंसी होगी, हम लोगों को ये मसले तो होने ही है। तो अगर पंपकिन सीड खा लें, पंपकिन सीड्स ऊपर स्प्रिंकल करें। पंपकिन सीड्स के अलावा हमारे पास स्क्वाश है, उसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स है हमारे पास। इसके अलावा जिंजर, ठीक है, हम लोग सॉटे करते हैं ना पहले, हम लोगों को तो वैसे भी हमारा स्टेपल है जिंजर गार्लिक, यहाँ पे टमाटर जिंजर गार्लिक, ये स्टेपल्स चल रहे हैं ना हमारे यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग सॉटे करके इसके अंदर अपने इंग्रेडिएंट्स डाल के ब्लेंड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब ये पेस्ट बना सकते हैं। हाँ, और जिंजर जो है, जिंजर के अंदर हमारे पास क्रोमियम है, मैग्नीशियम है और सेलेनियम है, ये देखें जिंक भी है इसमें। अब ये तमाम वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें एक इन्फेक्शन फाइट ऑफ करने के लिए ज़रूरी है। ओके, और जब हम लोग इनको ऐड कर लेंगे, अपने थोड़ा सा सूप में इनकलकेट कर लेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। साथ में अगर हम लोग टर्मरिक, अगर मैंने आपको बताया जो हमारी आम दालें हैं ना, वो सूप्स हैं, ठीक है, वो दालें सूप्स हैं, उसमें ट्यूमरिक जा रही है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऊपर स्प्रिंकल करें, आपके लिए बहुत अच्छी उसकी बायोअवेलेबिलिटी हो जाएगी। अच्छा सूप अगर आप बाहर से नहीं लेना चाह रहे हैं, कि आपको हाइजीन का प्रॉब्लम है, या घर पे अगर आपसे वो चिकन वाला सूप नहीं बन रहा, तो आप दालों वाला सूप आराम से बना के जो है ना, वो हल्का हल्का सा सेमी सॉलिड सा या सेमी लिक्विडली वो एक हो सकता है, कंसिस्टेंसी अपने डिपेंड करती है कि आपने क्या करना है। अच्छा, दूसरा हम लोग जैसे सी फूड का भी इस्तेमाल हमारा होता है ना, तो हम लोग सूप में भी उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सी फूड वाला, जैसे प्रॉन्स वाला सूप है, उसमें फिर चिकन भी होता है, प्रॉन्स भी होते हैं, डिफरेंट चीज़ें उसमें पाई जा रही होती हैं, तो वो भी क्या हमारे लिए हेल्दी है? अच्छा, इसमें ना मैं बात करती हूँ, इफ़ आई एम गोना टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट लाइक सी फूड एट ऑल, ओके। तो अगर किसी को पसंद है तो आप जो मर्जी ऐड करें,
अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली देखिए, आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पर डे है 0.8 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट। अच्छा, यानी लेट से अगर मेरा वेट 45 किलोग्राम्स है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 0.8 से, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स कितनी है। अगर आपके विद इन योर रिक्वायरमेंट्स आ रही है ना, ये आप सूप के अंदर जो चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अगैन टेस्ट का इशू कुछ लोगों को हो सकता है, टेक्सचर प्रेफरेंसेस हो सकते हैं। वैसे तो एक बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ ये बन जाएगी अगर आप इसमें वेजिटेबल्स, लीक्स नॉर्मली जा रही होती है, स्प्रिंग अनियंस जा रहे होते हैं, हमारे पास ऑर्गेनोसल्फर्स उनके होते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो और ये सर्दियों के लिए अगर वैसे बहुत अच्छी चीज़ भी है जो लोग लेना चाहे। ओमेगा, अगर आप फैटी फिश लेंगे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी आपके साथ अंदर चले जाएंगे। ऊपर अगर आप कोई सीजनिंग करना चाह रहे हैं, मैं कहती हूँ कि हमेशा जो आप सूप्स बनाते हैं ना उनके ऊपर सीजनिंग्स ऐसी करें जिनकी अफादियत हो, जिस तरह ब्लैक पेपर हो गया, टर्मरिक हो गया, क्यूमिन सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स। क्यूमिन के अंदर भी हमारे पास जिंक है, ये हर वो चीज़ उनके अंदर है जो हमारे इन्फेक्शंस विंटर के अंदर फाइट ऑफ करती है। जिंक, क्रोमियम, मैग्नीशियम, अगेन मैंने इनके बारे में बात की है। क्यूमिन सीड्स में जिंक काफ़ी ज़्यादा होता है। जिंक हमारी इम्यूनिटी, आपको पता है कोरोना डेज के अंदर आपको कितना कहा जा रहा था कि जिंक लें, सेलेनियम लें, तो इसी तरीके से अगर हमारी डाइट में हमें ये चीज़ मिल रही है तो व्हाई शुड नॉट बी टेक एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है, तो आप पेयरिंग ऐसी करें कि वो एक आपका पूरा बोल जो है वो न्यूट्रिएंट डेंस बन जाए, डेंस हो जाए। अच्छा, बच्चों के लिए कितना अच्छा है? बच्चों को क्या सूप दे सकते हैं छोटी एज में? अच्छा, बच्चों के लिए पहले तो मैं कहती हूँ कि पहले 6 मंथ्स में जो बेबीज़ होते हैं उनके लिए सिर्फ हम लोग कहते होते हैं कि माँ का दूध और कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके बाद जब दे आर वीनिंग ऑफ में हम लोग उनको स्लाइटली इंट्रोड्यूस करवाना शुरू होते हैं टेक्सचर्स और फूड्स। इस पॉइंट पे शायद वो ना लें, लेकिन व्हेन दे आर ऑलमोस्ट 1 years old, अगर उनको ये आपने देखिए वीनिंग का तरीका होता है, बच्चे को आपने नए टेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाना होता है, उसको पहले वो चीज़ पसंद नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता करके वो पसंद आती है। तो इसी तरीके से जब एक्वेंट हो जाते हैं एक फ्लेवर के साथ तो आप ज़रूर दें। अगर उनको कोई मसला नहीं आ रहा, स्क्वाश सूप जिस तरीके से मैंने बात किया वो बहुत अच्छा बेबी फूड भी है, क्योंकि उसमें हमारे पास बीटा कैरोटीन आंखों के लिए बहुत अच्छा है। बीटा कैरोटीन, विटामिन ए बेसिकली हमारी बॉडी। लेकिन अगर वो वाला कद्दू नहीं मिल रहा तो बाकी दूसरे वाला जो कद्दू है अगर उसका बना लें, आम स्क्वाश कोई भी हमारे पास मिल जाए, येलो कलर्ड मिल जाए, आराम से ब्लेंड करें। फिंगर फूड्स हम लोग बेबीज को ऐसे ही इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, पहले इनके छोटे इन्हीं वेजिटेबल्स के छोटे छोटे पार्ट्स हम लोग करके देते हैं। अब वो ब्लेंडेड है, हम लोग करके दे देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। हो सकता है हम लोग उसके अंदर अगर एग ऐड कर दें, थोड़ा सा ब्लेंड कर दें, उसकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी और इंक्रीज हो जाएगी। इसमें बच्चों को ना सीड्स थोड़ा सा ना देना अवॉइड करें। अगर सीड्स, हाँ जी, सीड्स जो दे रहे हैं ना अगर आप, तो कोशिश करें वो हार्ड हो, यानी अब पंपकिन सीड्स होते हैं ना थोड़े हार्ड होते हैं। अच्छा, तो ये एक चोकिंग हैजर्ड हो सकता है उनके लिए। अगर आपने किया तो ये प्रॉपरली ब्लेंडेड होने चाहिए कि बच्चों को उनके मुंह में कोई चीज मतलब ना वो आए, पाउडर फॉर्म में हो, फॉर्म में हो, अच्छे तरीके से सॉटे करके आप ब्लेंड कर ले घर में। अच्छा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ ना इस तरीके से बन जाएगी। इसके अलावा आपके फेवरेट कोई भी सीड्स हो गए आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ना चीज़ हम लोग को ऑब्जर्व करनी होती है, अक्सर बच्चों को एक हो सकता है एक चीज़ बच्चे को मसला नहीं करी, लेकिन दूसरे बच्चे को वो डाइजेस्ट करते हुए इशू हो रहा है। इसलिए जो ये वीनिंग प्रोसेस होता है ना, जो हम लोगों ने 6 महीने के बाद बच्चे को करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से हमने बच्चे को क्या फूड इंट्रोड्यूस कराया, तो ये टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, मतलब बच्चों के लिए भी, बच्चों की ग्रोथ के लिए भी बड़ा अच्छा जो है ना वो सूप्स आप घर में रेडी कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ, सीड्स के साथ, डिफरेंट हमारे जो घरों में चीज़ें होती हैं उनके साथ। तो ये बड़ों के लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी अच्छा है। तो हमारे साथ डॉक्टर फौजिया शहराजी मौजूद है। डॉक्टर फौजिया, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई और सूप्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, उनकी इम्पॉर्टेंस किस तरह लेना चाहिए और किस तरह के सूप्स हमें लेने चाहिए जो ज़्यादातर हमारी हेल्थ बेनिफिट हमें दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, मिलते हैं उस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ हमने शेयर करनी है, क्योंकि हर तरफ सियासी मंजरनामे पे भी बात हो रही है और साथ ही साथ इलेक्शंस पर भी बात हो रही है। जो है ना कुछ खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी हमारे सामने आती हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान के हसूल या दौरान इलेक्शन उनसे ड्यूटीज़ लेने के लिए जारी किया जाने वाला जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल कर दिया है, और जिससे
8 फरवरी के जो आम इंतखाबात हैं उनमें ताख़ीर का इम्कान पैदा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी और निगरान वज़ीर आला पंजाब के मुशीर कानून कंवर दिलशाद का ये कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की वजह से 8 फरवरी के जो आम इंतखाबात हैं वो मुमकिना तौर पर ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। इस तरह का खदशा पैदा किया जा रहा है या खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात की डेट हमारे सामने आई थी, तारीख़ हमारे सामने आई थी, शायद वो ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। तो इस हवाले से क्या मज़ीद डेवलपमेंट हुई है, क्या खदशा जाहिर किए जा रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं? लियाकत अंसारी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अंसारी साहब बताइएगा, बहुत बड़ी खबर है, हर तरफ इलेक्शन के हवाले से बातचीत चल रही थी, तो अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं आम इंतखाबात। देखें मुनीबा, हम किसी किस्म का खदशे का इजहार नहीं करते, लेकिन अगर हम कड़ी से कड़ी जो इलेक्शन की मिलाएं तो लेकिन मुख्तलिफ जो अखबारात हैं या मुख्तलिफ जो स्टोरीज हैं उस हवाले से मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि उस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास। देखिए, सूरत हाल ये है कि अगर इलेक्शन के अमल की कड़ी से कड़ी मिलाई जाए तो उसमें यकीनी तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और फिर आगे रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो इलेक्शन के प्रोसेस का एक बड़ा अहम हिस्सा होते हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने जो रिटर्निंग ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन दिया था वो तो अब मुअत्तल हो चुका है। तो अब सूरत हाल ये है कि आज जो एक वर्कशॉप इन डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरबियत के लिए शुरू होनी थी, इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले के नतीजे में वो वर्कशॉप भी मुअत्तल कर दी है, उसको रोक दिया है कि अब आगे जो फैसला आता है उसके तनासुब में। तो यकीनी तौर पर इससे जो इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस का अमल था जो जारी था उसमें एक तात्तुल तो आया है। और उसकी वजह से जो खदशात का इजहार किया जा रहा है वो कड़ी से कड़ी को अगर हम मिलाकर देखेंगे तो वो बात दुरुस्त मालूम होती है। अब सियासी जमातें भी इस पे रद्द-ए-अमल दे रही हैं और पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है और दूसरी सियासी जमातें भी कह रही हैं कि ये दर हकीकत इस तरह के फैसले के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू करना जो है वो एक पीटीआई की साजिश थी और वो पीटीआई को इल्जाम दिया जा रहा है कि वो इस हवाले से इंतखाबात अगर कुछ इंतवा का शिकार होते हैं तो उसकी जिम्मेदार जो है तहरीक इंसाफ को करार दिया जा रहा है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इस बात का इंतजार किया कि वो आइन कानून के मुताबिक अपनी जो जिम्मेदारियां उस पर तसलसल से काम जारी रखेगा, लेकिन चूंकि जो इलेक्शन में सबसे पहला मरहला होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती होती है, क्योंकि इन्हीं ने कागजात नामजदगी जो उम्मीदवारों ने जमा कराने होते हैं वो इन रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जमा करवाने होते हैं। इन्होंने कागजात को जांच पड़ताल करनी होती है, कागजात को एक्सेप्ट करना होता है, कागजात को रिजेक्ट करना होता है। तो ये एक बड़ा जरूरी हिस्सा है इस इलेक्शन के अमल का। तो बहरहाल जो खदशात सामने आए हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद उसमें इलेक्शन कमीशन का जो वर्कशॉप का मुअत्तल करना और उसके बाद फिर जो इलेक्शन के प्रोसेस की कड़ी से कड़ी का टूट जाना जो है वो यकीनी तौर पर इन खदशात की तरफ एक वाज़ेह तौर पर इशारा करता है कि चीज़ें जो है वो शायद उस अंदाज से स्मूथली जो नहीं अब हो रही हैं, तो उसकी वजह से इलेक्शन की कुछ ताख़ीर हो सकती है। इसके हवाले से सेक्रेटरी साबिक जो इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है वो यकीनन एक तजर्बाकार पोजीशन पे रहे हैं, वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के तौर पर उन्होंने बड़ा सर्व किया है और वो इन चीज़ों को जानते हैं कि किस फैसले का क्या असर आता है। बहरहाल बिल्कुल। अच्छा अंसारी साहब, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन इंतज़ामिया से या जो लीडरशिप है, जो अफसरान हैं, उनसे अगर आपकी बात हुई हो तो अब वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है कि इस सारे मामले के बाद अब वो क्या मुतबादिल लाएअमल अपनाएंगे, या अगर जैसे बात कर ली जाए नामज़ाते कागज़ात नामजदगी की कि वो कितनी देर पहले या कितने डेज़ पहले जो है ना वो जमा करवाने होते हैं और मुतबादिल अब क्या लाएअमल अपनाया जाएगा? देखिए, मुतबादिल लाएअमल के लिए तो दो कानूनी ऑप्शन ही हैं कि इस फैसले को जो है वो चैलेंज किया जाए या फिर जो है जब इसकी बाकायदा तौर पर हियरिंग होती है इस फैसले पर केस की आगे चल के, तो उसमें मुमकिन है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वही आगे चलकर कुछ फैसले में अपने फैसले में कुछ हदायत जारी कर दे, जिसके नतीजे में, क्योंकि एक जो अवहाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से पैदा हुआ था वो ये था कि शायद कहा जा रहा था इलेक्शन कमीशन की
तरफ से कि उनसे जुडिशियल ऑफिसरान मांगे गए थे रिटर्निंग ऑफिसर के लिए, लेकिन उन्हें इनकार कर दिया गया था, नहीं दिए गए थे। बहरहाल जो रजिस्ट्रार का कल से एक खत भी जो है सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, जिसमें ये बात कही जा रही है कि कोई इस तरह का वाज़े तौर पर इनकार नहीं किया गया था जुडिशियल अफसरान बतौर रिटर्निंग ऑफिसर देने के लिए, बल्कि ये कहा गया था कि जब इलेक्शन का अमल शुरू हो तो उस वक्त रजू किया जाए, फिर फैसला किया जाएगा। तो अब गुंजाइश तो यही है कि या तो फिर ब्यूरोक्रेसी से अफसरान लिए जाएंगे या फिर अदलिया से लिए जाएंगे। तो इसी हवाले से ऑप्शन तो यही है, इन्हीं में से किसी को रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर। अच्छा, दूसरा अंसारी साहब मुझे लास्ट पे इस हवाले से भी थोड़ा सा कमेंट कर दें कि जो तमाम तो जितनी भी सियासी पार्टीज हैं उनकी जो लीडर हैं, जो बड़े हैं, वो कब से अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है वो शुरू करें, बिकॉज अभी तक हम लोग खामोशी ही देख रहे हैं, हर तरफ से कोई भी कैंपेन नहीं शुरू हुई, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, इलेक्शन की कैंपेन के हवाले से अगर देखा जाए तो फील्ड में सिर्फ एक ही जमात नजर आ रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो जो है वो मुसलसल जलसे कर रहे हैं, उन्होंने सिंध में भी जलसे किए हैं, केपी में भी जलसे किए हैं और वो मैदान में है। जहाँ तक PMLN है वो अपने टिकटों के प्रोसेस में जो है वो पार्लिमानी बोर्ड के नवाज शरीफ रोज इजलास कर रहे हैं और उसमें अपनी टिकटों को फाइनल कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आप पब्लिक गैदरिंग की बात कर रही हैं, जलसे जुलूस या जो इसका इलेक्शन का हुसन होता है कि अवाम से रजू किया जाए, तो वो उस तरह के बड़े पैमाने पे नहीं है। यकीनन इस वक्त बड़ी पार्टनर या बड़ी जमात तो इस वक्त जो फील्ड में है, जिसे मुकम्मल तौर पर जो है एक इलेक्शन प्रोसेस। ठीक है जी, लियाकत अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम खबर के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अंसारी साहब आपका बेहद शुक्रिया। और जनाब 8 फरवरी 2024 को तारीख आ चुकी है और उधर आम इंतखाबात की तारीख है, आम इंतखाबात होंगे, लेकिन देखते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या नेक्स्ट लायामल अपनाती है। तो इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।